हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। हम रीजनिंग और मैथ अभी फ़िलहाल नहीं लगाएंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरा ये प्रयास जो जीएस में मैं करने जा रहा हूँ तो फिर मैं रीजनिंग और मैथ्स के भी आपको क्वेश्चन करवा दिया करूँगा, मतलब कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। फिलहाल हम लोग तो पढ़ते हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट, और ये रेलवे ग्रुप डी के नाम से रहेगा, लेकिन अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फ़ायदा आपको जरूर होगा। फिलहाल तो मैं इसमें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और संभावित अन्य क्वेश्चन जो आने वाले हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन रखूंगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। और मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, कुछ गलतियां हो तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, फिर मैं धीरे धीरे करके अच्छा करने की कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, आंसर भी आपने अब तक लगा ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल। आप इसका सही जवाब कह सकते हैं लोथल। लोथल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है बताओ? ये हो जाएगा गुजरात राज्य में हो जाएगा। देखो स्पेलिंग वगैरह और थोड़ी अभी राइटिंग की भी इशू होगी, है ना। तो गुजरात राज्य में हो जाएगा लोथल। और अगर बात करें यहाँ के गुजरात हो जाएगा। साथ ही साथ ये एक तरह का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब होता है डकयार्ड, बंदरगाह नगर, है ना, जहाँ से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि एस आर राव, ठीक है, एस आर राव ने इसकी खोज की थी। एस आर राव ने सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल नामक स्थान था गुजरात में, उसकी खोज एस आर राव ने की थी। और यहाँ से युग्म समाधान पाया गया था। एक चीज आपको और यहाँ से याद रखनी है, क्या याद रखना है? युग्म समाधान, ठीक, युग्म समाधान यहाँ पर पाया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। युग्म समाधान का मतलब होता है कि एक साथ दो दो डेड बॉडी एक ही कब्रगाह में दफनाई गई थी, ठीक। तो युग्म समाधान यहाँ पर पाए गए थे। इन सारी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। और गोदीवाड़ा का साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा कहाँ से मिला गोदीवाड़ा, तो ये गोदीवाड़ा, ठीक है ना, गोदीवाड़ा। तो गोदीवाड़ा के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तो आप इन सारी बातों को याद रखना। एक बार जल्दी से बता दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का है, लोथल है, ठीक है। और बंदरगाह नगर पूछेगा, लोथल हो जाएगा। गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। खोज किसने की? एस आर राव ने। और युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा बिंबिसार। मगध का जो बिंबिसार शासक था, एक्चुअली मगध का संस्थापक बिंबिसार था। तो मगध का बिंबिसार था, ये क्या था? बुद्ध का समकालीन था, ठीक है ना। एक लोग तो बिंदुसार थे, आप कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार, ठीक है। एक लोग बिंदुसार थे, बिंदुसार, ठीक। तो बिंदुसार से आप कंफ्यूज मत करना। जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन बिंबिसार थे वो मगध वंश। और ये कहाँ के थे बताओ? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप समझते हो। और मौर्य वंश में आप याद रख सकते हो कि इनके जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके जो प्रधानमंत्री होते थे उनका नाम था आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य से आप याद करना, इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, है ना। इनके प्रधानमंत्री जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, उनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र, ठीक। और अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो लिखा है उदयन, उदयन से एक बात याद रखना, जो वर्तमान में पटना शहर है, पटना, ठीक है, वर्तमान का जो पटना शहर है, इसकी स्थापना उदयन ने की थी पाटलिपुत्र के नाम से। और एक चीज यहाँ पे और कह सकते हो कि गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर ये पटना शहर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है गंगा और सोन नदी के तट पर है, किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, है ना, इस शहर की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या इसी को कई बार दौलताबाद लिखा जाता है, तो दिल्ली से दौलताबाद काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन इसके सारे प्रयास, सारे प्रयोग क्या थे? असफल हो गए थे। इसीलिए इसको स्वप्नशील पागल कहा जाता था। इसके सारे प्रयोग क्या हो गए थे? असफल हो गए थे, इसीलिए इसको स्वप्नशील पागल, स्वप्नशील पागल कहते थे, स्वप्नशील पागल कहते थे, ठीक है। स्वप्नशील इसको पागल कहते थे। और इसको रक्त पिपासु कहते थे, रक्त पिपासु, ठीक है। स्वप्नशील पागल और क्या कहते थे? रक्त पिपासु भी बोलते थे इसको। स्वप्नशील पागल बोलते थे, रक्त पिपासु बोलते थे। और कहते हैं कि इसने दोआब क्षेत्र में क्या किया था? कर वृद्धि की थी। दोआब क्षेत्र में, दोआब में ये चीज भी ध्यान रखना आपकी, दोआब में जो है दोआब में कर किसने बढ़ाया था? एक्चुअली इसको एक मिनट को इरेज कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि दोआब में टैक्स किसने बढ़ाया था? दोआब में कर किसने बढ़ाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा, ठीक है। दोआब में कर। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, आप सांकेतिक मुद्रा
तो सांकेतिक मुद्रा जैसे वर्तमान में चल रही है मुद्रा, तो ये सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और उसका दूसरा उत्तराधिकारी कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि पद्मावत मूवी में आप लोगों ने देखा होगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बारे में अगर पूछे तो इसने क्या किया था? सेना को नगद वेतन दिया था। क्या दिया था? नगद वेतन दिया था। नगद वेतन दिया था, स्थायी सेना रखा था। भाई वेतन नगद दोगे तो सेना स्थायी रहेगी आपके पास, ठीक है। तो नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखा। तो ये दोनों बातें आप इससे अलाउद्दीन खिलजी से याद रखना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये इल्तुतमिश से याद रख सकते हो कि जीतल और टंका बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतल प्लस कौन? टंका। जीतल और टंका नाम के दो सिक्के चलवाए थे। पूछता कौन चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे जीतल और टंका नाम के दो सिक्के, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ से एक चीज याद रख सकते हो, जो टंका था वो चांदी का है और ये था तांबे का था। टंका चांदी का सिक्का था, ये तांबे का सिक्का था, याद रखना। चलिए, और हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आसान क्वेश्चन है। 2021 में विश्व करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं, नई दिल्ली में हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आप आराम से इस क्वेश्चन को कि आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है दिसंबर 2021 में संपन्न टेनिस पुरुष वर्ग की सबसे प्रसिद्ध या फिर सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2021 के फाइनल में रूस ने किसे पराजित कर खिताब जीता? तो आपको ये चीज बतानी है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी कि जो डेविस कप है वो टेनिस खेल से संबंधित, कई बार यही पूछता है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो डेविस कप हो जाएगा टेनिस से। और इसे जीता किसने 2021 में? रूस ने। और किसको हरा के? क्रोएशिया को हरा के। तो सारी बातें ये जरूर याद रखना कि डेविस कप का संबंध टेनिस से, 2021 में रूस ने जीता और क्रोएशिया को हराकर जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा मेरी वीडियोज में तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। हाँ जी, अगला देखा जाए, लिखा है निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। तो महाराजा रणजीत सिंह पूछ रहा है कि किस संस्था के प्रमुख थे, किस बटालियन के प्रमुख थे। ये जो मिसल होती थी ना, मिसल का मतलब बटालियन होता था, तो ये हो जाएगा सुकर चाकिया बटालियन के प्रमुख थे महाराजा रणजीत सिंह। ये शेरे पंजाब भी इनको कहते थे, ठीक है। तो ये एक प्रकार की बटालियन हुआ करते थे मिसल। तो कई सारी बटालियन, शायद 12 बटालियन थी, तो उसमें से सुकर चाकिया मिसल के जो हेड थे वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंदू स्वराज और द व्हील ऑफ हिस्ट्री, तो सारी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी जी की है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, और द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी है? राम मनोहर लोहिया जी की हो जाएगी। तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक थर्ड हो जाएगा। एक थर्ड जैसे पहले ऑप्शन में दिख रहा है, और पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। और ऊपर करके आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक। तो ये हो जाएगा। और ये आप देख रहे हो, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है, ये बात आप याद रखना, बिहार का गांधी, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऐसा प्रयोग किया गया जो भारत में ज्यादा दिन नहीं चल पाया, अपनी भाषा में बोला जाए तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोलते हैं मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड, इसको बोलते हैं मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड, है ना। क्या बोलते हैं? मानटेंग्यू, ऐसा करके लिखो, मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड, थोड़ा सा नाम है चेम्सफोर्ड, ठीक। तो देख लेना थोड़ा नाम, फोर्ड, ठीक। मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं इसको, 1919 को। और इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो, याद रखना, मार्ले मिंटो बोलते हैं, ठीक। मार्ले मिंटो, ठीक, इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं। तो ये पहली बात तो इसी नाम से कई बार पूछ देता है ना, मानटेंग्यू चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो। देखिए, इसके तहत क्या हुआ था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। बहुत पूछता है कि 1919 के पूछता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला, तो 1919 के तहत। और 1909 में क्या हुआ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। 1909 यानी कि मार्ले मिंटो के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1935 की, क्योंकि और इसका सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे जो क्वेश्चन बनता है ना, पूछता है कि भारतीय संविधान पर किस एक्ट का, क्या पूछता है
कि भारतीय संविधान पर किस एक्ट का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा, तो ये हो जाएगा भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तो हो जाएगा भैया आपका आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा था, क्या बोला था, संविधान की आत्मा बोला था, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। इससे क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 का सहारा लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। कितने प्रकार की याचिकाएं होती है? 5 प्रकार की, याद रखना पूछता है। रिट कितने प्रकार से जारी की जाती है? 5 प्रकार से। और अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं जाना, मान लो उच्च न्यायालय के माध्यम से जाना, हाई कोर्ट के माध्यम से जाना है, तो आपका 226 नंबर का आर्टिकल है, उसके तहत क्या है, कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। फिर से बता दे रहा हूँ, रिट 5 प्रकार की होती है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और समानता के अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 18 तक हो जाएगा समानता, और स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आपका 25 से 28 तक हो जाएगा। मूल अधिकार में आपका 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगी। और अगर मूल अधिकारों की हम लोग बात करें तो भाग 3 में है, और कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हम लोगों ने लिया, भाग 3 में दिया गया, ठीक है। कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 होते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 है ना, 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो पहले 7 होते थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकार रूस से लिए गए हैं। और किस भाग में है? संविधान में 22 भाग हैं, तो 22 भाग में से जो तीसरा भाग है उसमें मूल अधिकारों के बारे में कहा गया। और इस प्रकार से समानता का अधिकार 14 से 18 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भर दिया जाना चाहिए? काफी आसान क्वेश्चन है, 6 महीने के अंदर उसको भर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कितनी जल्दी? 6 महीने के भीतर उसको भर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो अगर पद की बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद होता है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो ये जरूरी नहीं। कई बार ऐसा क्वेश्चन बना के देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो व्यक्ति का जन्म भारत में हो ऐसा जरूरी नहीं, वो भारत का नागरिक हो ये जरूरी है, लेकिन व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक बात और कि 35 साल की आयु पूरी कर लेनी चाहिए अगर उसे राष्ट्रपति बनना है। लेकिन अगर पूछे कि बताओ अधिकतम कितने बार चुनाव लड़ सकता है या मैक्सिमम उम्र क्या होती है राष्ट्रपति बने रहने के लिए, तो अधिकतम का भी कोई प्रावधान नहीं है। जितने बार मन करे उतने बार चुनाव लड़े और जिस उम्र तक चाहे तब तक वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए और साथ ही साथ राज्यपाल के लिए 3 पोस्ट होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जिनके लिए 35 साल की उम्र अनिवार्य होती है। और अगर लोकसभा पूछे तो 25 साल, राज्यसभा पूछे तो 30 साल, ठीक है ना। यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उम्र वाले, ठीक है। चलिए सॉरी, समझ आ रहा होगा। अच्छा ये कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ दिया, चलो जल्दी से बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए पूछा है कि 1990 का कैलेंडर, यहाँ पे लिखा 1991 के पश्चात आने वाला वह वर्ष जिसका कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। तो देखिए 1990 के समान कौन सा कैलेंडर होगा? 1991 के बाद आने वाला। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दिए गए वर्ष में 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगाओगे तो सिंपल सी बात है 4 से कम शेषफल बचेगा, ठीक है। जब 4 से भाग करोगे तो या तो 0 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 1 बचेगा शेषफल, ठीक है ना। जैसे 90 को भाग करो 4 से, 4 दूनी 8, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, यानी कि अभी शेषफल आपके पास 2 बच गया। तो देखिए अगर 0 शेषफल बचेगा तो 28 जोड़ा जाएगा दिए गए वर्ष में। अगर 3 बचेगा तो आपको कितना जोड़ना होगा? 6 जोड़ना होगा। और अगर 2 और 1 बचेगा तो आपको 11 जोड़ना होगा दिए गए वर्ष में। और क्योंकि हम लोगों ने इसको 4 से भाग किया है, 4 से भाग करने पर 2 शेषफल बच रहा है, तो 2 शेषफल बच रहा है, इसलिए दिए गए वर्ष में हम लोग कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। तो जब 90 में 11 जोड़ दोगे तो 2001 इसका सही जवाब हो जाएगा। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे मेरी इस वीडियो को आप पसंद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है कि राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नरगिस दत्त हो जाएंगी। राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला अभिनेत्री पूछेगा तो नरगिस दत्त हो जाएंगी। अच्छा पहली महिला अभिनेत्री के बारे में अगर इसी तरह से पूछा जो राज्यसभा में नामित है वो कौन है? नरगिस दत्त। अगर नरगिस दत्त की बात करें तो ये कोलकाता राज्य से संबंधित है पहली बात, और इनके पुत्र का नाम संजय दत्त है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, मदर इंडिया नामक मूवी में मुख्य भूमिका में काम किया था।
है ना मेन एक्ट्रेस थी वो कौन, मदर इंडिया मूवी में, तो काफी प्रसिद्ध मूवी रही है। तो आप नरगिस दत्त को याद रख सकते हैं, कोलकाता राज्य से संबंधित, ठीक। और एक मैं यहाँ पे दो नाम आपको और बता देता हूँ। एक नाम तो आप याद कर लीजिए, सुष्मिता सेन, सुष्मिता, ये मालिका, ठीक है, सुष्मिता सेन। और एक नाम है रीता फारिया। आपको अब तक पता चली गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, फारिया, ठीक। सुष्मिता सेन और रीता फारिया। जो देखो रीता फारिया है, ये मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, रीता फारिया बनी थी। और अगर मिस यूनिवर्स बोलेगा, मिस यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स अगर बोलेगा, मिस यूनिवर्स बोलेगा तो कौन हो जाएंगे बताओ, मिस यूनिवर्स बोलेगा तो सुष्मिता सेन हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, पहली भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स पूछेगा तो सुष्मिता सेन कह देना, और अगर रीता फारिया बोलेगा तो मिस वर्ल्ड हो जाएंगे। रीता फारिया मिस वर्ल्ड है, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल को हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। और आर्टिकल 145 में इसका वर्णन किया गया है, महाधिवक्ता हो जाएगा। चलिए, तो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर केंद्र का पूछेगा तो आपका हो जाएगा महान्यायवादी। क्या हो जाएगा, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और इसकी अगर आर्टिकल की बात करें तो 76 नंबर के आर्टिकल में इसकी व्याख्या की गई, इसके बारे में कहा गया महान्यायवादी के बारे में, ठीक है ना। तो भारत सरकार का प्रमुख कानून का जानकार जो होता है महान्यायवादी होता है। और राज्य सरकार का पूछे तो महाधिवक्ता, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2021 में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया। फिक्की का नया अध्यक्ष पूछा 2021 में किसे बनाया गया, तो फिक्की का हो जाएगा संजीव मेहता। करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता ज्यादा। तो फिक्की का नया अध्यक्ष कौन हो जाएगा, संजीव मेहता हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2021 में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। 2022 में पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और नंबर कौन सा इसका, 57वां। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन पहला वाला है, इनको दिया नहीं गया है। तो आइए देखते हैं किसको दिया गया, दामोदर। इनका क्या नाम है, इनका नाम है दामोदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं दामोदर, दामोदर माउजो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माउजो, ठीक। तो दामोदर माउजो करके इनका नाम है। इनको दिया गया है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2017 में इनको मिला था, 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को। इनकी रचना का नाम आप याद कर सकते हो, मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी है, सिक्का बदल गया है, इनकी रचना को बता रहे हैं ना। मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, बचपन, है ना। आप वीडियो रोक के पॉज करके जरूर लिख लेना अगर, है ना, रचनाओं को आपको इंटरेस्ट है याद करने में। तो कृष्णा सोबती की रचना है, इनको 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सिक्का बदल गया, बचपन, मित्रों मरजानी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और नासिरा शर्मा की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। और साहित्य अकादमी इनको किसके लिए मिला था, तो पारिजात के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पारिजात, पारिजात पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन लिखा, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। देखो इसका आंसर भी हम लोग को पहले ही दिख गया। भारत का देशांतरी जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। ये कैसा है, देशांतरी विस्तार है, ठीक। ऑपरेशन फ्लड, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो हो जाएगा दूध से संबंधित हो जाएगा, दूध उत्पादन से। अगर यहीं पे एक बात करें हम लोग श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक। श्वेत क्रांति की अगर बात करोगे तो दूध उत्पादन से ये भी हो जाएगा श्वेत क्रांति, ठीक। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी वजह से हुआ था, किसने इसमें मतलब अपने योगदान दिए थे, तो इनका नाम था वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन नाम था, कुरियन, ठीक। इनका नाम था वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन के योगदान से ये काम हो पाया था। और कब हुआ था, 1970 के समय में। 1970 के समय ये सारा पूछा जाता है। दूध, है ना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, अगर ये पूछे अंडा का उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है, तो सफेद क्रांति होती है। कौन सी, सफेद क्रांति। ये ध्यान रखना आप, सफेद क्रांति दूध से कंफ्यूज मत करना। श्वेत होती है दूध और अंडा क्या होता है, सफेद होता है। तो सफेद क्रांति अंडा हो जाएगा। और गोल अगर पूछ दिया आपसे तो गोल क्या होता है, आलू होता है। तो गोल क्या है, आप ऐसा करके याद रखना कि गोल क्रांति किससे, आलू उत्पादन से होती है। सफेद क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, ये क्या हो जाएगा, पीली हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगी आपकी पीली क्रांति। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, पीली क्रांति।
अनाज अनाज पूरे अनाज को वैसे भूरी क्रांति के माध्यम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरभंजन खान कहाँ पर पाई जाती है? मयूरभंजन खान, तो भैया देखो ये क्या है, ओडिशा की खान है। ये कहाँ पे नहीं पूछ रहा कि किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है। मयूरभंजन खान जो है निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है और ओडिशा राज्य में हो जाएगी, ये ओडिशा में हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पे ये समझ गया ना, मयूरभंजन कहाँ पे, ओडिशा में है। और क्या वहां से निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। अच्छा, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे लौह अयस्क की बात करें तो एक आपने सुना होगा बेलाडीला, है ना, ये बड़ी प्रसिद्ध है बेलाडीला। ठीक, बेलाडीला, ये बेलाडीला कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ की है, ये छत्तीसगढ़ की है बेलाडीला। बहुत दांतेवाड़ा जिला है ना, कई बार पूछता है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला की है बेलाडीला। और यहाँ से भी क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, ये बताना है। तो काफी आसान क्वेश्चन, शुक्र हो जाएगा इसका सही जवाब। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बारे में अगर कहें तो इससे गर्म ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की बहन इसको बोला जाता है, बहन या भगनी, है ना, भगनी का मतलब होता है बहन, उसी का पर्यायवाची है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें शुक्र की तो इसको बोलते हैं सौंदर्य की देवी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? सौंदर्य की देवी बोलते हैं, सौंदर्य की देवी बोलते हैं। भोर और सांझ, भोर और सांझ का तारा कहा जाता है, तारा। ठीक है ना, भोर और सांझ का तारा इसको कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है सौंदर्य की देवी। भगनी या बहन कहा जाता है पृथ्वी की। और सबसे गर्म ग्रह मंगल की बात करें तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है ना। और अगर बात करें यहाँ पे दो चीज और, डीमोस और फोबोस। ठीक है ना, डीमोस और फोबोस नाम के यहाँ पे क्या है? दो उपग्रह हैं मंगल के, जो कि दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे छोटे उपग्रह हैं। ठीक है, डीमोस और फोबोस ब्रह्मांड के सबसे छोटे उपग्रह माने जाते हैं। फिर पृथ्वी की बात करें तो इसको पीला ग्रह कहा जाता है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह आप जानते हो, है ना। और इस पर क्या, गैनीमेड। ठीक, गैनीमेड नाम का एक इसका उपग्रह है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा कौन? डीमोस फोबोस मंगल के हो जाएंगे, सबसे बड़ा गैनीमेड हो जाएगा किसका? बृहस्पति का। फिर अगर हम बुध की बात करें तो बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, और साथ ही साथ बुध का कोई उपग्रह नहीं होता, ये ध्यान रखना। बुध और शुक्र का कोई नहीं होता, बुध का भी नहीं होता है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। और पृथ्वी का तो हम लोग जानते हैं सिर्फ एक होता है, जिसका क्या नाम है? चांद। ठीक है, तो बुध के बारे में और अगर कुछ बातें रखनी तो सूरज के सबसे करीब होता है। अगर पूछे सूर्य के सबसे नजदीक कौन होता है? बुध होता है। सबसे गर्म क्या होता है? शुक्र होता है। लाल कौन होता है? मंगल होता है। पीला कौन होता है? बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास? गैनीमेड, बृहस्पति के पास। सबसे छोटा उपग्रह किसके पास? तो डीमोस और फोबोस नाम के दो सबसे छोटे उपग्रह मंगल के पास। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। ठीक, चलिए और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अब दिए गए ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और नील की बात करें तो इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र देश का वरदान नील नदी को कहा जाता है। अमेजन की बात करें तो ये सबसे चौड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, या पूछता है कि प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह मतलब बहने वाला क्षेत्र। ठीक, तो प्रवाह की दृष्टि से अगर आपसे पूछे सबसे चौड़ी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका अमेजन हो जाएगा। सबसे लंबी नदी नील हो जाएगा। और गंगा की बात करें तो 25 कितना 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से निकलती है गंगा? कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलेगी? गोमुख ग्लेशियर से निकलेगी ना, है ना। तो आप यहाँ से गंगोत्री या गोमुख इसको बोलते हैं, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी। ठीक है, और मिसिसिपी की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका की नदी है, नॉर्थ अमेरिका की नदी है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका की रिवर हो जाएगी मिसिसिपी। ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन लिखा है प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें कर सकता है? सबसे गति से किसमें यात्रा कर सकता है? तो आप जानते हो प्रकाश की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ चलेगा? सबसे तेज निर्वात में चलेगा। प्रकाश सबसे तेज कहाँ गति करता है? निर्वात में गति करता है। लेकिन अगर बात करें ध्वनि की, है ना, अगर बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि कहाँ पे चलती है? ठोस में चलती है। सबसे तेज कहाँ पे चलेगी? ठोस में चलेगी। और ठोस की जगह कई बार यहाँ पे इस्पात लिखा मिलेगा आपको, इस्पात। ठीक, तो ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? ठोस में या फिर इस्पात में आप कह सकते हैं। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलेगी? ठोस या इस्पात में। और प्रकाश कहाँ चलेगा? निर्वात में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन लिखा है किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणु भार क्या होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो और कह दो यही क्या होता है परमाणु भार। तो परमाणु भार मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अच्छा इलेक्ट्रॉन से फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से किसी तत्व के रासायनिक गुणों का पता किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है किसी तत्व के रासायनिक गुणों का पता कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से या न्यूट्रॉन की संख्या से। तो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक जो वो होते हैं फंडामेंटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो फीचर्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनका पता किससे करते हैं हम लोग, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। समझ गए ना बात को। तो ये हो जाएगा परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बायल का नियम किस पर लागू होता है। ठीक है, बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। वही पूछ रहा है कि किस स्थिति में लागू होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब नियत ताप पर। देखो इसको हमने याद किया था बाल्टी से, बाल्टी है ना, बाल्टी मतलब बी फॉर बायल और टी फॉर क्या हो जाएगा, टी फॉर क्या आ जाएगा ताप। तो बाल्टी ठीक निश्चित ताप पर लागू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है कि डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कौन प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। तो प्रकृति में जो विद्युत धनात्मक होती हैं वो क्या होती हैं, धातुएं। तो धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, अगर धातुओं की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, अगर पूछे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है, तो पारा होती है। पारा को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो पारा होती जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पारा का जो अयस्क होता है उसका नाम है सिनेबार। क्या नाम है, सिनेबार। ठीक, सिनेबार है, पारे का अयस्क का नाम है सिनेबार। और पारा से एक बीमारी होती है जिसका नाम है मिनीमाता। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनीमाता। ठीक, मिनीमाता डिसीज होती है, पारे के कारण होती है, पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है, तंत्रिका प्रभावित होती है, तंत्रिका। ठीक है ना, तंत्रिका प्रभावित हो जाती है। इस तंत्रिका तंत्र जो पूरा होता है हम लोग का नर्वस सिस्टम जो होता है, मिनीमाता डिसीज के कारण वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है ना। उसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सी होती है, पारा होती है। अगर यहाँ पे हम द्रव अधातु की बात करें, एकमात्र अधातु होती है, उसका नाम होता है ब्रोमीन। क्या नाम होता है, ब्रोमीन। ये याद रखना कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी होती है, तो ब्रोमीन होती है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी होती है, आपकी पारा हो जाएगी, पारा है ना, मरकरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। देखो मेरी पहली वीडियो है, प्लीज कोऑपरेट करना, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, मैं इसको सुधारने की लगातार कोशिश करता रहूंगा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि विश्व में ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसका भी जवाब होगा, तत्व पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन तत्व होगा जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। तो ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, अगर आप बोलोगे तो हम इस सबको आपको जरूर करवाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट आपको लिख दे रहे हैं, अगर करना होगा तो कर लेना, n-2 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें n का वैल्यू क्या होगा, अष्टभुज मतलब 8। ठीक, तो n की जगह 8 रख दोगे तो 135 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको शैवाल कहा जाता है। शैवाल के पास पर्णहरिम होते हैं। क्या होते हैं, पर्णहरिम, है ना, पर्णहरिम या पर्णहरित कहीं लिखा होता है। तो पर्णहरिम जो क्लोरोफिल होती है शैवाल के पास, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को अगर पूछा जाए क्या बोलते हैं, कवक के अध्ययन को तो माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। और कवक और जो शैवाल के बीच की सहजीविता होती है उसे लाइकेन कहा जाता है, ये याद रखना, लाइकेन। ठीक, कवक और शैवाल के बीच सहजीविता होती है, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके जी रहे होते हैं। उस प्रकार से एक जो नई जीवन शैली वहां पे बनती है, एक नया चक्र बनता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है कह लो, तो उसे लाइकेन कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गए। और अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जो जेनेटिक बीमारी होती है, जो आनुवांशिक बीमारी होती है, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर ब्लाइंडनेस है, जो वर्णांधता होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी होती है, एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है, और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी में क्या होता है, लाल और हरा रंग, है ना, क्या बोले, सॉरी, लाल और हरा हम बोलेंगे कि रेड एंड ग्रीन। ठीक, इसको डालो, लाल और हरा, रेड एंड ग्रीन कलर जो होते हैं, लाल और हरे रंग में व्यक्ति जिसको ये बीमारी होती है वो अंतर नहीं कर पाता है,
वो कंफ्यूज हो जाता है, लाल हरा रंग वो पहचान नहीं पाता सही से, ठीक है ना। और अगर वर्णांतता की बात करें तो यहाँ पे एक हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, हीमोफीलिया, 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 हीम जहाँ पर लिखा हो ना समझ जाना रक्त की बात चल रही है। तो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, हीमोफीलिया बीमारी में क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो उसकी खून का बहना बंद नहीं होता है हीमोफीलिया में। ये भी एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी होती है। तो आप यहाँ से इसे समझ सकते हैं। और आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, मेंडल ने की थी, मेंडल, ठीक, मेंडल ने की थी। आनुवंशिकता की खोज मेंडल ने की थी। और अगर पूछे आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, बेटसन, किसने, बेटसन ने, है ना। तो आनुवंशिकता शब्द का खोज बेटसन ने किया था, प्रयोग सबसे पहली बार बेटसन ने किया था। और आनुवंशिकता की खोज किसने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, मेंडल। और किस पर की थी, मटर के पौधे पर की थी, मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सताइवम, पाइसम सताइवम, सताइवम, ठीक। तो पाइसम सताइवम मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम था। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता की खोज की थी। और आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार बेटसन ने किया था, ठीक है ना। तो सारी बातें आप याद रखना। और अगला क्वेश्चन चलिए फटाक से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ऑस्टियोलॉजी जो है अस्थियों का अध्ययन होता है ना। और कोशिका का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी किसका हो जाएगा, अस्थियों का हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन, ठीक। तो साइटोलॉजी हो गया कोशिका का अध्ययन। यहीं पे मैं आपको और बताता हूँ, टिश्यू का अध्ययन जो होता है, ऊतक का अध्ययन, उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी बोलते हैं ऊतक का अध्ययन, किसका, ऊतक का जो अध्ययन होता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और मिट्टी का अध्ययन अगर आपसे पूछ दे तो पेडोलॉजी होता है। पेडोलॉजी किसका होता है, मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक। पेडोलॉजी हो। ऑनकोनोलॉजी अगर पूछे, ऑनकोलॉजी, ऑनकोनोलॉजी, ऑनकोनोलॉजी पूछेगा तो कैंसर का अध्ययन हो जाएगा। ऑनकोनोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। और अगर यहाँ पे हम लोग और बात कर लें, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, ठीक। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ये होता है पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ व्हाट, बर्ड्स, ठीक। पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। और चलिए एक क्वेश्चन बचा है, फटाक से देखते हैं जल्दी से। लिखा निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त प्राणी होते हैं, है ना, कौन से शीत रक्त प्राणी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। तो छिपकली, मेढक और मछली। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसे एनिमल जो मौसम बदलने के साथ साथ अपने रक्त के तापमान को बदल सकते हैं। द एनिमल दैट कैन चेंज देयर ब्लड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है बताओ, उनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शीत रक्त प्राणी बोलते हैं। और उपयुक्त तो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। बहुत सारी मैंने आपको एडिशनल जानकारी दी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें। और अभी मेरी पहली वीडियो थी, मैं इसको और अच्छी सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।